नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे विप्रेषण में निरंतर वृद्धि, G20 की अध्यक्षता व भारत, उच्च न्यायालयों में जजों के पदों में लंबितता तथा भारत श्रीलंका व्यापार संबंधों पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे और इससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 10 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। मुख्य रूप से हम इसमें चर्चा करने जा रहे हैं विप्रेषण में निरंतर वृद्धि यानी रेमिटेंस पर। विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट ये बता रही है कि भारत में 2022 में विप्रेषण यानी रेमिटेंस रिकॉर्ड $100 बिलियन तक पहुंच सकता है। 2021 में यह संख्या लगभग $89.4 बिलियन थी। यह पहली बार है कि जब कोई देश $100 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचने जा रहा है। यदि हम इस पृष्ठभूमि में विप्रेषण यानी रेमिटेंस को समझने का प्रयास करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि रेमिटेंस सामान्य तौर पर एक पक्ष यानी पार्टी के द्वारा दूसरे को भेजे गए धन की राशि को दर्शाता है। इन दिनों यह शब्द विदेश में काम करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा अपने परिवार को वापस घर भेजे गए धन का वर्णन करता है। यानी यदि कोई भारतीय विविध प्रकार के देशों में कार्य कर रहा है और वह वहां से अपने परिवार को कोई धनराशि वापस भेजता है तो उसे विप्रेषण की संज्ञा दी जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि भारत के बहुत सारे प्रवासी श्रमिक और विविध प्रकार के अन्य काम करने वाले व्यक्ति विभिन्न प्रकार के देशों में कार्य कर रहे हैं और वह समय समय पर विभिन्न प्रकार की धनराशि को भारत वापस भेजते हैं। इसमें खाड़ी देशों में काम करने वाले लोग शामिल हैं, अमेरिका में काम करने वाले लोग शामिल हैं, यूनाइटेड किंगडम आदि में काम करने वाले लोग शामिल हैं और हाल में ईस्ट एशिया आदि क्षेत्रों से भी इस धनराशि में बढ़ोतरी देखी गई है। आंकड़ों के अनुसार भारत के मामले में रेमिटेंस का सबसे बड़ा स्रोत खाड़ी सहयोग परिषद के देश हैं, जिसमें यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, ओमन, कतर, कुवैत और साथ ही साथ पश्चिमी देशों में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में काम कर रहे भारतीयों का महत्वपूर्ण योगदान देखा जा रहा है। यदि हम इस साल की विप्रेषण यानी रेमिटेंस की सामान्य प्रवृत्ति को समझने का प्रयास करें तो आपको ध्यान रखना है कि आंकड़ों के अनुसार इस साल जो वैश्विक विप्रेषण है वह लगभग $794 अरब तक पहुंच सकता है, जो 2021 में $781 अरब था। यह 2021 में लगभग 10% वृद्धि की तुलना में लगभग 5% वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, जो 2010 के बाद सबसे अधिक था। $794 अरब में से लगभग $626 अरब कम और मध्यम आय वाले देशों को प्राप्त हुआ है, जो दूसरे देशों से प्राप्त होने वाले अन्य प्रकार के स्रोत जिसमें एफडीआई शामिल की जाती है, आधिकारिक विकास सहायता शामिल की जाती है, शेयर बाजारों में निवेश आदि शामिल किया जाता है, इसकी तुलना में काफी अधिक है। यानी कम और मध्यम आय वाले देशों के लिए जो रेमिटेंस है वह एक बहुत बड़े वित्त के स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें जो शीर्ष प्राप्तकर्ता देश हैं वह भी ज्यादातर विकासशील देश हैं, जैसे कि इसमें भारत शामिल है, मैक्सिको शामिल है, चीन शामिल है, फिलीपींस शामिल है और मिस्र का नाम इसमें शामिल देखा जा सकता है। इसमें भारत को इस साल लगभग $100 बिलियन प्राप्त होने की उम्मीद है। इसके बाद मैक्सिको को $60 बिलियन, चीन को लगभग $50 बिलियन, फिलीपींस को $38 बिलियन और मिस्र को $32 बिलियन प्राप्त होने की उम्मीद की जा रही है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में इस प्रकार की रेमिटेंस में वृद्धि के कुछ कारणों पर भी प्रकाश डाला गया है, जैसे कि इस बात पर बल दिया गया है कि किस तरीके से मेजबान देश की अर्थव्यवस्थाओं में लॉकडाउन के पश्चात जो खुलने की प्रवृत्ति देखी गई है वह इसका एक बहुत बड़ा कारक है। इससे प्रवासी श्रमिकों की आय और रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ है और इस प्रकार से उनके घर पैसे भेजने की क्षमता में भी सुधार देखा गया है। जो व्यापक विप्रेषण का एक कारण है वह यह भी है कि प्रवासी विशेष रूप से कोरोना के काल में अपने परिवारों को धन के माध्यम से मदद करना चाहते हैं।
विश्व बैंक की रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि 2021 में जो विप्रेषण में लगभग 10% की वृद्धि देखी गई थी, वह भी इसलिए देखी गई थी क्योंकि विशेष रूप से यूरोप और अमेरिका में अर्थव्यवस्थाओं को संभालने के लिए जिस प्रकार के प्रोत्साहन उपायों को लागू किया गया, उन प्रोत्साहन उपायों से उन प्रवासियों को भी लाभ हुआ जो इन देशों में काम कर रहे थे। इस प्रकार से रेमिटेंस के क्षेत्र में जो वृद्धि देखी गई है, उसमें गंतव्य देशों की भूमिका के साथ ही नौकरी की प्रकृति की भी भूमिका है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि रिपोर्ट में इस बात को इंगित किया गया है कि पहले भारत के श्रमिक मुख्य रूप से खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में मोटे तौर पर कम कुशल, अनौपचारिक रोजगार आदि में संलग्न हुआ करते थे, किंतु वर्तमान में जो भारत से बहुत बड़ा जो श्रमिक वर्ग है, वह मुख्य रूप से उच्च आय वाले देशों में जाता देखा गया है और वहां वह उच्च कुशल प्रकार की नौकरियों में संलग्न है। इससे भारत में भेजे जाने वाले रेमिटेंस में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं। जैसे कि आंकड़े बता रहे हैं कि 2016-17 से 2020-21 के काल में भारत के श्रमिक मुख्य रूप से अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर जैसे देशों में कार्यरत हैं, जहां से भेजे जाने वाले रेमिटेंस की मात्रा बढ़कर 26% से 36% देखी गई है। वहीं दूसरी तरफ खाड़ी सहयोग परिषद का जो हिस्सा है, वह घटकर 54% से 28% पर आ गया है। इसी प्रकार से 2020-21 में 23% हिस्सेदारी के साथ अमेरिका ने विप्रेषण के मामले में सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया है। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि भारत कहां-कहां से अपने रेमिटेंसेस को प्राप्त कर रहा है। इसमें सबसे ऊपर अमेरिका विद्यमान है लगभग 23% के साथ, फिर इसमें यूएई का स्थान है, यूनाइटेड किंगडम का स्थान है, सिंगापुर और सऊदी अरब महत्वपूर्ण रूप से देखे जा सकते हैं। यदि आप इस पूरी सूची पर गौर करें तो इसमें ज़्यादातर आपको खाड़ी सहयोग परिषद के देश दिखाई देंगे, जिसमें यूएई के अलावा सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर आदि महत्वपूर्ण हैं। हालांकि हाल के वर्षों में यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों से भी बड़ी मात्रा में विप्रेषण देखा जा रहा है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि बहुत बड़ी संख्या में जो स्किल्ड लेबर है, वह अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में विशेष रूप से सर्विसेज सेक्टर में कार्यरत है, जिनके द्वारा भेजे जाने वाले रेमिटेंस ने आंकड़ों को व्यापक गति प्रदान की है। इसके अलावा 2020 के काल में महामारी के दौरान उच्च आय वाले देशों में भारतीय प्रवासियों ने घर से काम किया और बड़ी मात्रा में राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेजों से लाभान्वित हुए। महामारी के बाद के चरण में उच्च मुद्रास्फीति की पृष्ठभूमि में जो रोजगार की वृद्धि और मजदूरी की वृद्धि देखी गई है, उसने भी रेमिटेंस वृद्धि का समर्थन किया है। इसी प्रकार से खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में काम करने वाले भारतीय प्रवासियों को भी सरकार की उन प्रत्यक्ष समर्थन उपायों से लाभ हुआ है, जिसके तहत सरकारों ने मुद्रास्फीति को कम करने के लिए कार्य किया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय प्रवासियों ने अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए के मूल्य ह्रास का भी लाभ उठाया है, क्योंकि जनवरी से सितंबर 2022 के बीच डॉलर की तुलना में रुपए में 10% का मूल्य ह्रास देखा गया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट भविष्य के रुझानों के बारे में भी बात करती है। रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई है कि 2023 में जो रेमिटेंस है वह 2% तक गिर सकता है, क्योंकि उच्च आय वाले देशों में जीडीपी के जो ग्रोथ रेट है वह धीमी हो रही है, जिससे प्रवासियों का वेतन लाभ कम हो सकता है। इससे दक्षिण एशिया में रेमिटेंस में कमी देखी जा सकती है। इसमें मंदी के साथ ही उच्च मुद्रास्फीति संयुक्त रूप से रेमिटेंस प्रवाह को सीमित कर सकती है, जबकि खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में भी यह कमी देखी जा सकती है। रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में श्रम की मांग में भी कमी होने की आशंका है, क्योंकि कतर में फीफा विश्व कप के लिए जो निर्माण गतिविधियां की जा रही थीं, अब वह समाप्त हो गई हैं। हालांकि इसके बावजूद भारत में अगले साल रेमिटेंस 4% तक बढ़ता देखा जा सकता है, क्योंकि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ईस्ट एशिया आदि में जो अपेक्षाकृत उच्च वेतन अर्जित करने वाले भारतीय प्रवासी हैं, वह अभी भी वहां विद्यमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे उच्च वेतन अर्जित करने वाले भारतीय प्रवासियों का वेतन
खाड़ी सहयोग परिषद में काम करने वाले प्रवासियों की तुलना में अधिक लोचशील हो सकता है, जिससे भारत में आगे आने वाले सालों में भी रेमिटेंस में वृद्धि देखी जा सकती है। इस प्रकार से भारत के लिए रेमिटेंस के संदर्भ में खबर अच्छी ही है, जिसे सकारात्मक रूप से लिए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 10 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। मुख्य रूप से हम इसमें बात करेंगे G20 की अध्यक्षता तथा भारत पर। हाल ही में 1 दिसंबर को भारत ने G20 फोरम की अध्यक्षता को ग्रहण किया। भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसे भारत के लिए एक बड़ा अवसर कहा गया है। आपको ध्यान रखना है कि जब हम G20 समूह की बात करते हैं तो सामान्य रूप से इसमें 19 देशों के साथ यूरोपीय संघ को शामिल किया जाता है। इसमें जो शामिल देश हैं उसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य यानी दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ को शामिल किया जाता है। यदि हम इसके इतिहास को समझने का प्रयास करें तो इस फोरम की स्थापना 1999 में वॉशिंगटन डीसी में एक बैठक के बाद 7 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा की गई, जिनमें शामिल थे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। इसमें जो एकजुट करने वाला कारक था वह 1997-98 का वित्तीय संकट और इसके परिणाम थे। इस प्रकार से G20 नेताओं की पहली बैठक 1999 में हुई और इसे 2008 में सरकार या राज्यों के प्रमुखों के स्तर तक बढ़ा दिया गया। 2008 में जो आर्थिक मंदी वैश्विक स्तर पर देखी गई, इसी के चलते इसे सरकार या राज्यों के प्रमुखों के स्तर तक बढ़ाया गया। इसके चलते 2009 में G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया। फोरम के द्वारा शुरुआत में अर्थव्यवस्था और स्थूल अर्थव्यवस्था यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित मामलों को आगे बढ़ाया गया। हालांकि हाल के वर्षों में इसका क्षेत्र विस्तार हुआ है, जिसमें व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को भी कवर किया गया है। इस प्रकार से वर्तमान में इसका एजेंडा काफी विस्तारित देखा जा सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि G20 शिखर सम्मेलन वार्षिक रूप से एक रोटेटिंग प्रेसिडेंसी के तहत आयोजित किया जाता है, जो 2023 के लिए भारत के पास है। समूह के पास यद्यपि एक स्थायी सचिवालय नहीं है और यह अध्यक्षता पद के पिछले, वर्तमान और भविष्य के धारकों के द्वारा समर्थित होता है, जिन्हें एक साथ मिलकर ट्रॉइका कहा जाता है। 2023 की ट्रॉइका में भारत के साथ इंडोनेशिया और ब्राजील शामिल हैं। यानी इसके पहले अध्यक्ष कौन थे तो इंडोनेशिया, वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो भारत और भविष्य में अध्यक्ष कौन होंगे तो ब्राजील। अध्यक्ष के रूप में भारत दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में 18वें G20 राष्ट्राध्यक्ष और सरकार शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने और थीम तय करने के अलावा G20 की अध्यक्षता किसी अन्य औपचारिक शक्ति के साथ नहीं देखी जाती है। हालांकि भारत वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के साथ ही पर्यावरण के लिए जीवन शैली, जिसे लाइफ के रूप में कहा जाता है, कि अपने दर्शन को G20 के विषय और लोगों के माध्यम से प्रदर्शित करने की योजना को बना रहा है। इसमें आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारत की G20 की अध्यक्षता दुनिया में सभी के लिए न्याय संगत और समान विकास के लिए प्रयास कर रही है, क्योंकि हम इस अशांत समय में स्थायी और समावेशी तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमें यह भी समझना होगा कि भारत के समक्ष ये अध्यक्षता ऐसे समय में देखी गई है जब पूरी दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभावों को देख रही है। रूस और यूरोपीय संघ के मध्य गतिरोध देखा जा रहा है और इन सब के संयुक्त प्रभाव के चलते देशों में मुद्रास्फीति और मंदी के रुझानों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा भारत का चीन के साथ सीमा विवाद भी देखा जा रहा है। चूंकि चीन भी G20 समूह का हिस्सा है, अतः यह मंच के प्रभावी कामकाज में एक संभावित मुद्दा पैदा कर देता है।
हालांकि नवंबर 2022 में जब इंडोनेशिया में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तब भारत के प्रधानमंत्री ने चीनी राष्ट्रपति के साथ एक संक्षिप्त बातचीत की, जो विशेषज्ञों की नज़र में एक प्रकार के आशावाद को प्रदर्शित करता है। आपको G20 फोरम के कामकाज को भी समझना होगा, जिसके तहत G20 की प्रक्रियाओं को दो समानांतर ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है। इसमें फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक महत्वपूर्ण है। फाइनेंस ट्रैक को वित्त ट्रैक भी कहा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के द्वारा कार्य किया जाता है, जो पूरे वर्ष मिलते हैं। जबकि दूसरी ओर जब हम शेरपा की बात करते हैं, तो ये नेताओं के निजी दूत होते हैं, जो शेरपा ट्रैक का नेतृत्व करते हैं। वे साल भर बातचीत की देखरेख करते हैं, शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा तय करते हैं और G20 के मूल कार्यों का भी समन्वय करते देखे जा सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न विषयों के आसपास तैयार किए गए कार्यकारी समूह यानी वर्किंग ग्रुप्स भी दोनों ट्रैक्स के भीतर कार्य करते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसमें संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समूह भी इन वर्किंग ट्रैक्स में भाग लेते हैं। यदि हम G20 के लोगो और थीम को समझने का प्रयास करें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जो जीवंत रंग हैं, जिसमें केसरिया, सफेद, हरा और नीला महत्वपूर्ण है, इससे प्रेरणा लेता दिखाई देता है। यह भारत के राष्ट्रीय फूल कमल के साथ पृथ्वी ग्रह को जोड़ता है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के ग्रह समर्थक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में है। इसके अलावा G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत भी लिखा हुआ है। इसके अलावा भारत के G20 प्रेसिडेंसी का विषय वसुधैव कुटुंबकम या फिर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है, जो उपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। अनिवार्य रूप से यह विषय मानव, पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव जो जीवन मूल्यों की पुष्टि करते हैं और पृथ्वी ग्रह पर व्यापक ब्रह्मांड में पारस्परिक संबद्धता को दर्शाता है। यह विषय व्यक्तिगत जीवन शैली के साथ साथ राष्ट्रीय विकास दोनों के स्तर पर इससे संबद्ध पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और जिम्मेदार विकल्पों के साथ पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी लाइफ को भी दर्शाता है, जिससे विश्व स्तर पर परिवर्तनकारी कार्यवाहियां होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप एक स्वच्छ और हरित भविष्य देखे जाने की कामना को किया गया है। इस प्रकार से G20 का जो लोगो है और जो थीम है, वह मिलकर भारत के G20 प्रेसिडेंसी को एक शक्तिशाली संदेश देते हैं। वे आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ सद्भाव में रहने के विशिष्ट भारतीय दृष्टिकोण का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। आप इस चित्र में G20 के लोगो और थीम को देख सकते हैं। भारत को यह आशा है कि G20 समूह की अध्यक्षता भारत के लिए विश्व स्तर पर उभरने का एक महत्वपूर्ण माध्यम साबित होगी और भारत आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और महत्वपूर्ण भूमिका को निभाएगा। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 14 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध GS पेपर 2 में पॉलिटी से है। मुख्य रूप से हम इसमें बात करेंगे उच्च न्यायालयों में जजों के पदों में लंबितता यानी पेंडेंसी पर। हाल ही में उच्च न्यायालयों यानी विभिन्न हाई कोर्ट्स में जजों के पदों में लंबितता यानी पेंडेंसी का विषय देखा जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले को संज्ञान में लिया गया है। इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह सलाह दी है कि सरकार हाई कोर्ट में विभिन्न पदों की पेंडेंसी का हल करने के लिए एक प्रकार के कम बोझिल और यहां तक कि आउट ऑफ द बॉक्स प्रकार की सोच पर बल दे। इसके तहत लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को पूरी करने के लिए उच्च न्यायालयों में एड हॉक न्यायाधीशों यानी तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में काम करने के लिए वरिष्ठ वकीलों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि हाई कोर्ट्स में वरिष्ठ अधिवक्ता यानी वकील अपनी आकर्षक प्रकार की कानूनी प्रैक्टिस को स्थायी रूप से तो नहीं छोड़ेंगे, अतः उन्हें सीमित अवधि के लिए ही संविधान के अनुच्छेद 224A के तहत बेंच में तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है, जो 2 साल तक हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में मानना है कि सरकारों को यह प्रक्रिया इतनी बोझिल नहीं बनानी चाहिए कि इससे पूरा उद्देश्य ही समाप्त हो जाए।
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ऐसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो तदर्थ न्यायाधीश के रूप में पीठ में वापस आने के इच्छुक हों, उन्हें भी केसों की पेंडेंसी को कम करने के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि उनके अनुभव का लाभ उठाया जा सके। इसमें सरकारों को कई बार प्रक्रिया को तीव्र किए जाने की भी आवश्यकता है। इसमें इस बात को समझना होगा कि वास्तव में न्यायपालिका की आवश्यकता के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति को किया जाना चाहिए। इसके तहत यदि मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इसकी सिफारिश की जाती है तो इसे कुछ ही दिनों में पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि यह लंबे समय तक चलता है तो इससे मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अनुच्छेद 224 ए को लागू करने की मांग करने वाले एनजीओ लोक प्रहरी द्वारा दायर एक मामले की सुनवाई को कर रहा है। इस संबंध में पिछले साल अप्रैल में भी अदालत ने उन 5 स्थितियों की पहचान की थी जिसमें न्यायपालिका तदर्थ न्यायाधीशों की सहायता ले सकती थी। इसमें तदर्थ न्यायाधीशों की सहायता लेना तब तय किया गया जब केसों की पेंडेंसी 20% से अधिक देखी जाए या फिर मामले 5 साल से अधिक लंबित हो। इसके अलावा यदि केसों के निपटान की दर में इतनी गिरावट देखी जा रही हो कि वह केस दर्ज करने की तुलना में काफी कम हो, तो इस स्थिति में भी तदर्थ नियुक्ति करना आवश्यक हो जाता है। फिलहाल मामले की सुनवाई चल ही रही है। हालांकि उच्च न्यायालयों में जजों की पेंडेंसी का मामला एक गंभीर मामला है जिसका समाधान जल्द ही किया जाना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में हमें अनुच्छेद 224 ए और उच्च न्यायालय की रिक्तियों को भी समझना चाहिए। जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 224 ए की, तो यह सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद के तहत किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पेंडेंसीज की बात करें तो हाई कोर्ट्स में पेंडेंसी न्यायिक विभाग के अनुसार काफी अधिक हैं, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय पेंडेंसीज की संख्या में शीर्ष पर है। यहाँ स्वीकृत 160 पदों में से 66 रिक्तियां देखी जा सकती हैं। वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वर्तमान में 10 लाख से अधिक मामले पेंडिंग हैं। इसके अलावा यदि बॉम्बे हाई कोर्ट की बात की जाए तो वहां पे 94 पदों की तुलना में 37 रिक्तियां हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय और पटना उच्च न्यायालय सहित कई उच्च न्यायालयों में 40% से ज्यादा रिक्ति दर को देखा जा सकता है। इसमें पटना उच्च न्यायालय में 53 की स्वीकृत संख्या पर 26 सीटों के साथ उच्चतम रिक्ति दर 49% देखी गई है। केवल सिक्किम उच्च न्यायालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय ही ऐसे हैं जहां पे 0 रिक्ति है। आप इन आंकड़ों को इस तालिका में भी देख सकते हैं। इस प्रकार से निश्चित ही जो पेंडेंसीज का विषय है इसका जल्द ही समाधान किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 15 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर और जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखा जा सकता है। मुख्य रूप से हम इसमें बात करेंगे भारत श्रीलंका व्यापार संबंधों पर। हाल की खबरों के अनुसार श्रीलंका जल्द ही रुके हुए आर्थिक और तकनीकी सहयोग समझौते पर भारत के साथ बातचीत फिर से शुरू करेगा, क्योंकि श्रीलंका अपनी संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए व्यापार समझौतों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों को फिर से बहाल करने के लिए प्रयासरत है। आपको ये ध्यान रखना है कि भारत और श्रीलंका के द्वारा इससे पहले 2016 से 2019 के दौर में इस प्रकार की वार्ता को किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते के बाद समझौते को सहयोग को और ज्यादा गहरा व्यापक करना था। मुक्त व्यापार समझौते और एफडीआई आदि पर जो श्रीलंका के द्वारा हालिया जोर दिया गया है वह आर्थिक सुधारों के लिए राष्ट्रपति की रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि श्रीलंका अपने सबसे खराब प्रकार के दौर से गुजर रहा है। विश्व बैंक के अनुसार श्रीलंका की अर्थव्यवस्था इस साल लगभग 9.2% संकुचित हो सकती है और 2023 में इसके 4.2% तक संकुचित होने की आशंका है।
इसी के चलते श्रीलंका की सरकार अपने लेनदारों से विदेशी ऋण का पुनर्गठन करने और आईएमएफ से सहायता प्राप्त करने के लिए बातचीत कर रही है। इसके संदर्भ में श्रीलंका के द्वारा व्यापक प्रकार के एकीकरण पर भी जोर दिया गया है, जिसके तहत श्रीलंका भारत और चीन जैसे बाजारों के साथ एकीकृत होने के प्रयासों को शुरू कर रही है। श्रीलंका थाईलैंड आदि देशों के साथ भी वार्ता कर रहा है ताकि थाईलैंड सिंगापुर जैसे देशों के साथ बेहतर प्रकार के समझौतों को करके इसका लाभ उठाया जा सके। श्रीलंका ये उम्मीद करता है कि इस प्रकार का व्यापक आर्थिक जुड़ाव उसके हित में होगा। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब बात आती है भारत और चीन की, तो ये श्रीलंका के लिए आयात के शीर्ष 2 देश हैं। 2021 में भारत से श्रीलंका का आयात लगभग $4.74 बिलियन था, जबकि श्रीलंका ने भारत को लगभग $980 मिलियन मूल्य के निर्यात को किया। हालांकि आगे आने वाली वार्ताओं में श्रीलंका भारत के साथ अपनी व्यापार विषमता पर भी बातचीत करना चाहता है, क्योंकि श्रीलंका का ये मानना है कि यदि व्यापार को और बेहतर ढंग से संचालित किया जाए तो इससे भारत और श्रीलंका दोनों को ही लाभ होगा, जो अंततः विन विन सिचुएशन की ओर ले जाएगा। यदि हम भारत श्रीलंका व्यापार संबंध के संदर्भ में कुछ और आंकड़ों और तथ्यों को समझने का प्रयास करें, तो आपको इसके संदर्भ में मुख्य रूप से इंडिया श्रीलंका एफटीए यानी भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते को याद रखना है, जिसे 2000 में संपन्न किया गया था और इसके माध्यम से बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, परिवहन, आवास, स्वास्थ्य, आजीविका, शिक्षा, औद्योगिक विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार का विस्तार किया गया। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसमें व्यापारिक साझेदारी भी काफी महत्वपूर्ण योगदान करता है, क्योंकि भारत पारंपरिक रूप से श्रीलंका के सबसे बड़े व्यापार भागीदारों में से एक है और श्रीलंका सार्क संगठन में भारत के सबसे बड़े व्यापार भागीदारों में से एक है। 2020 में भारत लगभग $3.6 बिलियन अमेरिकी के द्विपक्षीय व्यापार के साथ श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। इसके अलावा अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत श्रीलंका का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। सन 2000 के बाद से ही भारत में श्रीलंकाई निर्यात में काफी वृद्धि हुई है, जब इंडिया श्रीलंका एफटीए लागू हुआ था। इसके अलावा भारत श्रीलंका में एफडीआई के संदर्भ में भी बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। आंकड़ों के अनुसार 2005 से 2019 की अवधि के दौरान भारत से एफडीआई की राशि लगभग 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर देखी जा सकती है। हाल में जो वार्ताएं फिर से प्रारंभ करने की बात की गई है, उससे उम्मीद की जा रही है कि भारत और श्रीलंका के व्यापारिक संबंध और आगे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है 2023 भारत के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य पर बात करने का अवसर प्रस्तुत करता है। भारत की G20 अध्यक्षता की पृष्ठभूमि में चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा प्रश्न है विप्रेषण क्या है? विप्रेषण के वैश्विक परिदृश्य को समझाते हुए भारत के लिए इसके निहितार्थों को स्पष्ट करें। 250 शब्द, 15 अंक। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप G20 का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप भारत के लिए G20 अध्यक्षता के अर्थों को स्पष्ट करेंगे। इसके संदर्भ में भारत द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को बताएंगे और इसमें कुछ उपयोगी सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप विप्रेषण का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप विप्रेषण के हालिया रुझानों को स्पष्ट करेंगे। विप्रेषण को लेकर भारत की स्थिति को समझाएंगे और इसके संदर्भ में भविष्य के रुझानों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।